नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सनत दत्त भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर, जहां हम चर्चा कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे की। नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द सेकंड चैप्टर। दूसरे चैप्टर को उठाते हैं पहले वॉल्यूम के। क्या कहता है ये दूसरा चैप्टर? ये कहता है क्या ग्रोथ डेट सस्टेनेबिलिटी की तरफ चलती है। क्योंकि पिछले चैप्टर के अंदर हमने बात कही थी कि किस तरीके से आप लाइव्स को बचाते बचाते लाइवलीहुड्स को बचाएंगे। जब लाइवलीहुड्स को बचाने की बात आती है तब सवाल उठता है कि आप किस तरीके से बचाएंगे। द आंसर इज टुवर्ड्स ग्रोथ। जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली लाइवलीहुड्स सेफगार्ड भी होंगे, क्रिएट भी होंगे। लेकिन अगर उसके लिए आपको कर्ज उठाना पड़े तो क्या आप उस कर्ज को सस्टेन कर पाएंगे? क्या आगे आने वाले शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में आप क्या उस डेट को सस्टेनेबल मैनर में चुका पाएंगे या नहीं? द आंसर इज सेड टू बी यस। कहा जा रहा है कि अगर आप ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो आपको ग्रोथ तो मिलेगी। साथ के साथ अगर आप लोन लेकर, चाहे एक्सटर्नल डेट हो चाहे इंटरनल डेट हो, अगर आप लोन लेकर ग्रोथ को फ्यूल करने की कोशिश कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो यस, दैट डेट वुड बी सस्टेनेबल। आपके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ज्यादा डेट लूं या मैं कम डेट लूं और इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ की तरफ चली जाएगी, तो ये वाइस वर्सा वाली सिचुएशन जो है वो सही तरीके से काम नहीं करती है। इस लेक्चर के अंदर हम ये समझेंगे कि ये कोरिलेशन कैसे है और हमें ग्रोथ किस तरह और किस तरीके से अप्रोच करनी चाहिए। इन सब चीजों की बात करेंगे। यस, आई एम बैक एंड विद अ बैंग, बिकॉज वी वुड बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो कि सेकंड चैप्टर बोल रहा है। सबसे पहली चीज, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी क्या है एंड ये साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी का क्या मतलब है, ये कब से शुरू हुई और इसके फेवर में क्या आर्गुमेंट्स हैं, इसके अगेंस्ट में क्या आर्गुमेंट्स हैं। काउंटर साइक्लिकल, प्रो साइक्लिकल, ये दोनों प्रकार की फिस्कल पॉलिसीज को ध्यान से हम समझेंगे। उसके बाद हमें बात करनी है IRGD और डेट सस्टेनेबिलिटी की। ये क्या है? इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल, ये टर्म क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझेंगे। उसके साथ साथ डेट सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा, ये कॉजालिटी का जो रिलेशन है बिटवीन ग्रोथ एंड डेट सस्टेनेबिलिटी, इसको ध्यान से समझेंगे। सिर्फ और सिर्फ इंडिया के केस में नहीं, अदर इकोनॉमीज के केस में भी, जहां पे इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज एंड एडवांस्ड और डेवलप्ड इकोनॉमीज दोनों किस तरीके से बिहेव करती हैं, ये जो रिलेशनशिप है इन दोनों प्रकार की इकोनॉमीज में कैसे प्ले आउट होता है, इन चीज को समझेंगे। फिर उसके बाद अगर सरकार खर्चा ज्यादा करती है तो क्या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउड आउट हो जाएगी? ये क्राउडिंग आउट का कॉन्सेप्ट है क्या? बहुत सारे पेपर्स में क्राउडिंग आउट के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आ भी चुके हैं। नाउ वी वुड बी अंडरस्टैंडिंग कि क्या इंपैक्ट रहता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्राउडिंग आउट इफेक्ट के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया की जो डेट स्टोरी है, चाहे वो स्टेट वर्सेस सेंटर हो, चाहे सेंटर का ही इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल डेट हो, तो उसे समझेंगे ताकि हमें पता चले कि जो आज हमारा करंट सिनेरियो है, इंडिया का डेट, क्या वो सस्टेनेबल है, क्या वो सस्टेनेबल नहीं है। और क्या अगर हम काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी को हम एक मेजर के तौर पे चूज करते हैं तो वुड इट हेल्प अस एज फार एज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेट इज कंसर्न। ये मतलब क्या है सस्टेनेबिलिटी का, इस आइडिया को भी समझेंगे। उसके साथ साथ हमारी पॉलिसी इंप्लीकेशंस क्या होने चाहिए, हमें क्या रास्ता अपनाना चाहिए, इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। नाउ सबसे पहले समझते हैं क्या होती है साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। नाउ साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी को समझने के लिए एक ग्राफ मैंने आपके लिए रखा हुआ है, उस ग्राफ को यूज करते हैं और फिर वहां से समझते हैं। देखिए ये ग्राफ आपको दिख रहा है, यहां पर आपको नॉर्मल बजट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इसको गहराई से समझेंगे। नाउ ये है नॉर्मल बजट। ये नॉर्मल बजट का मतलब ये है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या बिजनेस साइकिल चल रहा है, क्या कहीं एक्सपेंशन हो रही है इकोनॉमी के अंदर, या फिर रिसेशन आ रहा है, या फिर कोई डिप या कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। यू वुड नॉट केयर कि इकोनॉमी ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है। नॉर्मल बजटिंग में आप अपने हिसाब से, जैसा सरकार अपनी नीति सोच के बैठी हुई है, उस प्रकार से आगे बढ़ते रहते हैं। फिस्कल पॉलिसी इस तरीके से डिजाइन करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी आप फॉलो करते हैं, तो ये तो था नॉर्मल बजट।
ये आपका बिजनेस साइकिल है जहां पे आप एक्सपैंड कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। एक साइकिल फॉलो होता है। एक समय आता है जहां पे फॉर एग्जांपल सेंसेक्स जो है वो परवान चढ़ता है, वो फैलता है, एक्सपैंड करता है। वहीं एक साइकिल आता है उसी के बाद जहां पे डिप आता है, जहां पे गिरावट आती है। तो ये वही चीज डिपिक्ट कर रहा है, ये जो कर्व है ये वही चीज डिपिक्ट कर रहा है जहां एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन आएगी। बिजनेस साइकिल्स जनरली साइक्लिकल होते हैं, एंड इन साइक्लिकल बिजनेसेस के इन साइक्लिकल नेचर ऑफ दीज बिजनेस साइकिल्स, इसको जनरली आपका सेंट्रल बैंक भी समझता है, साथ के साथ गवर्नमेंट भी समझती है। दोनों के दोनों मिलकर एक तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी तरफ से फिस्कल पॉलिसी किक स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी को और फिर आगे लेकर जाते हैं। एंड दैट इज समथिंग जो कि साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी बात करती है, जहां वो ये कहती है कि जब एक्सपेंशन हो रही है तो बजट उसके हिसाब से तैयार हो, मॉनेटरी पॉलिसी उसके हिसाब से तैयार हो। जब रिसेशन आ रहा है, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है इकोनॉमी के अंदर, तब फिर से बजट उसके हिसाब से तैयार हो। अगर आप बिजनेस साइकिल के हिसाब से बजट को तैयार करेंगे, वो हो जाएगा आपका साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। अभी मैंने आपको यह नहीं बताया कि वो साइकिल हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे, अभी एक एक चीज करके ध्यान से सब चीजों को कवर करेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। नाउ व्हेन वी हैव सीन दैट ग्राफ, अब समझते हैं साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी क्या चीज है। बेसिकली जब सरकार अपने एक्सपेंडिचर और अपने टैक्सेशन को इकोनॉमी के अंदर बिजनेस साइकिल के कंडीशंस के हिसाब से डिफाइन करना शुरू कर दे, जहां पे उसका डिसीजन बिजनेस साइकिल चाहे एक्सपेंशनरी है चाहे कॉन्ट्रैक्शनरी है, उसके हिसाब से डिसीजंस लेने शुरू कर दे, तो वो है साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। नाउ दिस पर्टेन्स टू दोज डिसीजंस जहां पे पॉलिसी मेकर्स फ्लक्चुएशंस के हिसाब से अपने डिसीजंस को मोल्ड करते हैं, जहां पे पॉलिसी फ्रेमिंग जो है वो रियल टाइम बेसिस पे हो रही है, वो उस हिसाब से हो रही है जैसे इकोनॉमी के अंदर कंडीशंस चल रही हैं, चाहे वो एक्सपेंशनरी कंडीशंस हैं चाहे वो रिसेशनरी कंडीशंस हैं। इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था कि एक वी शेप्ड रिकवरी कर्व है। वो वी शेप्ड रिकवरी कर्व किस लिए है? आपको याद आ रहा होगा, मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड टॉक्ड अबाउट इट। सरकार क्या कर रही थी? अगर आपको याद आता है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, सरकार खर्चा ज्यादा कर रही थी। ऐसे दौर में जहां पे रिसेशन आया हुआ है, सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दैट, बेसिकली आपको साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो ऑर्थोडॉक्स इकोनॉमिस्ट थे ना, उनको इस साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी से कुछ तकलीफ थी। वो ये कह रहे थे कि क्यों आप सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट उतनी बात होनी चाहिए। फिस्कल पॉलिसी या कह लीजिए जो बजट है, बजट की जिम्मेदारी इतनी है कि आपको यह बताया जाए कि इतना पैसा आया, इतना पैसा गया और आगे मैं इतना खर्च करूंगा। दैट इज इट। इससे ज्यादा इसकी अहमियत नहीं होनी चाहिए। ऑर्थोडॉक्स इकोनॉमिस्ट बात करते थे, एंड ये ऑर्थोडॉक्स इकोनॉमिस्ट वो थे जो 1930 में जाकर अपनी ही इस कह लीजिए बनाई गई कहानी के अंदर फंस गए और फेल हो गए थे। बट वी वुड बी डिस्कसिंग दिस आइडिया, दिस अप्रोच। और ये जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930 के अंदर, इसने मजबूर कर दिया लोगों को, जो लोग इन ऑर्थोडॉक्स इकोनॉमिस्ट की बात सुन रहे थे, उनको मजबूर कर दिया कि क्यों ना हम जॉन मेनार्ड केन्स की बात सुने, क्यों ना हम ये देखें कि फिस्कल पॉलिसी जो है इससे कुछ ज्यादा हो सकती है, बजट इससे कुछ ज्यादा हो सकता है अगर आप कुछ स्पेशल काउंटर साइक्लिकल मेजर्स फॉलो करने शुरू कर दें। तो क्यों नहीं हो सकता कि बजट की अहमियत बढ़ जाए? एंड दैट इज वाई केन्स मॉडल ऑफ इकोनॉमी वो बढ़ना शुरू हुआ था, उसके फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हुए थे। नाउ दिस इज समथिंग दैट द सेकंड चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट, और इसी में से निकल कर आते हैं साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसीज। नाउ साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसीज दो प्रकार की हो सकती हैं, एक होती है काउंटर साइक्लिकल, दूसरी होती है प्रो साइक्लिकल। दोनों को एक एक करके देखेंगे। पहले देखते हैं काउंटर साइक्लिकल। आपके लिए एक ग्राफ बनाना चाहता हूं, और वो ग्राफ जो है वो इस तरीके से रहेगा, जहां पर मान लीजिए ये नॉर्मल बजट है, ये गया नॉर्मल बजट, ये बिजनेस साइकिल है। अगर आप नोटिस करें, इकोनॉमी के अंदर एक चीज बहुत अहम है। ऑल्दो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट,
वी वॉन्ट टू स्टैटिफाई, हम हर चेंज को सिंप्लीफाई, नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें असर कम से कम पड़े। तो अगर इकोनॉमी जो है जरूरत से ज्यादा फैल रही है, एक्सपैंड कर रही है, तो हम कुछ ऐसा करें जिसके जरिए वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और नॉर्मलाइज हो जाए। अगर जरूरत से ज्यादा डिप कर रही है तो हम कुछ ऐसा करें कि वो उसको हम पुल अप कर सकें। अगर जरूरत से ज्यादा बबल फूल रहा है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करा जाए। अगर जरूरत से ज्यादा बबल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको थोड़ा फुलाया जाए। ये होती है काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी इन लेमैन्स टर्म। मतलब अब बिजनेस साइकिल के थोड़ा सा टेक्निकल हो जाते हैं और फिर समझते हैं। अगर बिजनेस साइकिल है एक्सपेंशनरी तो सरकार को एज पर काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी क्या कदम उठाने चाहिए? पहली चीज, सरकार क्या करे? अपना खर्चा कम कर दे, पहली चीज। दूसरी चीज, टैक्सेस बढ़ा दे। खर्चा कम करे, टैक्सेस बढ़ा दे तो होगा क्या? जो एक्स्ट्रा मनी है वो वापस जेबों में आना शुरू हो जाएगा। सरकार की जेब हो चाहे जनता की जेब हो, पीपल वुड स्टॉप वांटिंग टू स्पेंड मोर। जनता पैसा खर्चना कम पसंद करेगी इन दिस फेज। तो क्या हुआ? जहां पे जरूरत से ज्यादा एक्सपेंशन हो रही थी उसको नॉर्मलाइज कर दिया सरकार ने, ऊपर से थोड़ा सा नीचे खींच लिया, ऐसे पकड़ के ऐसे खींच लिया। फिर उसके बाद आ जाता है आपका दूसरा एंगल जहां पर रिसेशन है। अब बहुत गहराई में जा रही थी इकोनॉमी, फटाफट से रस्सी डाली और धीरे धीरे करके खींचना ऊपर शुरू कर दिया। कैसे खींचा? खर्चा ज्यादा किया और टैक्सेस कम कर दिए, लोगों के हाथ में पैसा दिया कि आप खर्चा करो। ये जो काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी है ये बेसिकली आज से नहीं, एंशियंट टाइम्स से चली आ रही है। आपको एक एग्जांपल देता हूं। इंडिया के अंदर कुछ एंशियंट किंग्स ऐसे थे जो जब भी ड्रॉट आता था या जब भी कोई परेशानी आती थी, इसका मजाक भी उड़ रहा था कि इधर ड्रॉट आ रहा है, उधर राजा जो है अपने महल खड़े कर रहा है। लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट दैट किंग वाज ट्राइंग टू डू वाज ट्राइंग टू फॉलो दिस काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी कि जब रिसेशन आया है तो मैं लोगों को अपनी जेब से लाइवलीहुड्स दूंगा। सो ही स्टार्टेड क्रिएटिंग हिज ओन पैलेसेस ताकि जनता जो है वो काम पर लगे। बेसिक आइडिया ये था। एंड ऑन द अदर हैंड जब बूम आ जाए इकोनॉमी के अंदर तो आप क्या करें? टैक्सेस बढ़ा दीजिए। आप क्या करें? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। एज सिंपल एज दैट। सो बेसिकली काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी के अंदर जो हो रहा होता है उसको काउंटर करने का काम किया जाता है। मतलब इकोनॉमी एक्सेलरेट कर रही है तो हल्की हल्की ब्रेक लगा दें, हल्का हल्का ब्रेक लगा दें ताकि वो नॉर्मलाइज हो जाए, अपने कंट्रोल में रहे। और अगर जरूरत से ज्यादा स्लगिश चल रही है तो पीछे से धक्का लगा दें। सो दिस इज व्हाट काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी टॉक्स अबाउट। और प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी जो साइकिल के प्रो है, मतलब उसके साथ चल रही है। उसके साथ चलने का मतलब क्या है, एक बार वो भी आपको यहीं पे ही बता देता हूं, आगे जाकर आसानी हो जाएगी। नाउ जस्ट इमेजिन दिस ग्राफ अगेन। ये गया यहां से, कहां गया? अरे आजा, हाँ ये आ गया। अब ये है नॉर्मल बजट और फिर ये आ गया आपका काउंटर साइक्लिकल बिजनेस या इकोनॉमिक का साइकिल। नाउ अगर मैं प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी फॉलो कर रहा हूं ना, तो इसी ग्राफ के अंदर जब यहां पे एक्सपेंशन हो रही है तो मैं और ज्यादा खर्चा कर दूंगा और वो यहां से लेके ऐसे फॉल इन करेगा, और ज्यादा एक्सपैंड कर जाएगी। तो इधर इकोनॉमी को प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी का भी अपना एक मायने है कि जब जब इकोनॉमी फूल रही है, एक्सपैंड कर रही है, तो मैं मौके पे छक्का लगा दूं और उसी टाइम पे एक्स्ट्रा एज लेकर उसमें से ज्यादा बटोरने की कोशिश करूं। ये फॉलो की जाती है इन सर्टेन केसेस। इनफैक्ट ये आइडिया जो है ये वेस्टर्न वर्ल्ड में कई जगहों पर लागू भी होता है। नाउ व्हाट दे डू इज, जब इकोनॉमी फैल रही होती है ना, हाथ से ज्यादा फैल रही होती है, तो वो और ज्यादा तेज करते हैं कि मैं जरूरत से ज्यादा डिस्टेंस जो है कवर कर लूं। जरूरत से ज्यादा मैं मान के चलिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सर्टन कर लूं। फिर उसके बाद जब आता है रिसेशन तो फिर वो हो जाते हैं हार्श, कि फिर वो लगा देते हैं जिसको कहते हैं हम ऑस्टेरिटी मेजर्स। ये होती है प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। उल्टा चलती है जैसा इंडिया चलता है। इंडिया जो है
वो काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी फॉलो करता है। और ज्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जहां पे आप ऑस्टेरिटी मेजर्स देखते हैं, जब जब रिसेशन आता है और आप ऑस्टेरिटी मेजर्स देखते हैं, वो है प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी की। जैसा साइकिल आया आप और ज्यादा उसको गहरा कर रहे हैं। बेसिकली अगर मान लीजिए रिसेशन आया तो आप पब्लिक स्पेंडिंग और कम कर रहे हैं, टैक्सेस और बढ़ा रहे हैं। ये चीज जो है ये है आपकी प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड व्हाट ऑल वी नीड टू कवर। बेसिकली अगर मैं काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी की बात करूं, वो दो फंडामेंटल प्रिस्क्रिप्शंस की बात करता है। क्या? जो कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि जब जब डिप्रेशन आएगा, जब जब इकोनॉमी डिप करेगी, तब तब आप खर्चा बढ़ा दें। उससे फायदे क्या होंगे वो भी आगे हम देखेंगे। और आप टैक्स मिनिमाइज कर दें, टैक्सेशन कम कर दें, खर्चा बढ़ा दीजिए, टैक्स कम कर दीजिए। होगा क्या? इकोनॉमी जो प्यासी थी उसको मॉनेटरी नाम का, मनी नाम का पानी मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर इकोनॉमी में बाढ़ आई हुई है, मनी सप्लाई ज्यादा है, तो आप टैक्सेस मैक्सिमाइज कर दीजिए ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो सोक कर लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से हाइड्रोजेल्स आर यूज्ड, जो एक्स्ट्रा पानी सोक लेते हैं और इवेपोरेशन में वेस्ट नहीं होने देते, हाइड्रोजेल्स इस तरीके का काम करते हैं अगर आप उसको सॉइल में ऐड करें तो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर आप कम कर दें। सरकार अलग से एक्सपेंडिचर करके इकोनॉमी में पैसा ना डाले। ऑलरेडी बूम आया हुआ है, बाढ़ आई हुई है, आपको एक्स्ट्रा मनी को एब्जॉर्ब करना चाहिए। दिस इज बेसिकली द टू मेजर फंडामेंटल्स ऑफ cyclical or rather counter cyclical fiscal policy. अब in essence what you are doing is आप डेफिसिट बजट उठा रहे हैं जब आपको डिप्रेशन दिख रहा है, अब टेक्निकल टर्म्स हैं थोड़ा पढ़ लेनी चाहिए, और सरप्लस बजट उठा रहे हैं जब आपको बूम आ रहा है। तो ऐसा बजट बना रहे हैं कि आपके पास सरप्लस है जब आपके पास बूम आ जाए, और डेफिसिट बजट तब जब आपके पास डिप्रेशन हो। सो ये आइडिया आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड नाउ। Now, even in the changed circumstances, 1930 के अंदर ऐसी सिचुएशन होने के बावजूद भी कुछ ऐसे ऑर्थोडॉक्स इकोनॉमिस्ट थे जिनको ये बात ना कुछ हजम नहीं हो रही थी। They were not ready to accept this fact कि आपको ना काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी अपनानी चाहिए। Even we the non-economists with only bare and simple knowledge of economy, आप और हम ये बात समझ पा रहे हैं कि ये सूट करती है, ये जमती है, ये समझ आती है, ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऑर्थोडॉक्स इकोनॉमिस्ट जो थे 1930 से पहले वाले, उन्होंने फिर भी थोड़ा विश्वास जताया, कहा कि कुछ ऑटोमेटिक एडजस्टेबिलिटी ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम होती है, जिसको हम टेक्निकली नहीं लेमैन्स टर्म में कहते हैं वो इनविजिबल हैंड होता है। ये जो इनविजिबल हैंड जिन फोर्सेस के ऊपर काम करता है ना, डिमांड सप्लाई की, उन फोर्सेस को आगे जाके इन्होंने एक्सप्लेन किया कि कुछ ऐसे मेजर्स हैं, कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनकी वजह से इस सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी आती है। उन सभी सिस्टम्स को थोड़ा थोड़ा करके हम समझते हैं ना। वो जो थे वो इस नोशन में, इस वहम में जी रहे थे कि भैया कुछ ऐसे ना बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स हैं कि कुछ भी होगा ना तो वो स्टेबलाइजर्स संभाल लेंगे, एंड वो ऑटोमेटिक फंक्शनिंग है कैपिटलिस्ट सिस्टम की, ये खुद से देख लेंगे। इकोनॉमी के अंदर वो कहते कि अपने आप खुद को रेक्टिफाई करने की, कितनी भी फ्लक्चुएशंस आ जाए अपने आप रेक्टिफाई करने की ऑटोमेटिक हैं, स्टेबलाइजर्स बिल्ट इन हैं। लेकिन 1930 में ये सारे के सारे स्टेबलाइजर्स फेल हुए थे। पहले तो यही देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेबलाइजर्स थे। ये जो मिस्टीरियस स्टेबलाइजर्स, जो कि इवन प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन ने भी बात करी, ही वाज एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, 1970 के दशक में ही वाज वेरी फेमस। नाउ ही वाज द फर्स्ट अमेरिकन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमी। नाउ उन्होंने एक बात कही कि ये जो मिस्टीरियस स्टेबलाइजर्स है ना, ये मिस्टीरियस स्टेबलाइजर्स, ये यहां पे जो एनलिस्टेड हैं ये सारे हैं। कौन कौन से? प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर मैकेनिज्म है हमारे पास जो टैक्स से पैसा आता है वो टैक्सेशन सिस्टम जो है वो कुशन देगा। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन एंड वेलफेयर स्कीम्स, जिसके तहत आप अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद फार्म इन एड प्रोग्राम, जहां पे आप बेसिकली सब्सिडीज देते हैं, जिन सब्सिडीज के खिलाफ आप इंडिया के खिलाफ केस डालते हैं WTO में, आप वही सब्सिडीज जो
अपने देश में देते हैं, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट सेविंग्स हैं, फैमिली सेविंग्स हैं, अपने देश को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो स्टेबलाइजिंग एजेंट्स थे दे विल ऑटोमेटिकली फंक्शन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे आए बूम चाहे आए डिप्रेशन। नाउ ये जो प्रिजम्पशन थी ना, ये टूट के गिर गई 1930 के अंदर, जब आ गया द ग्रेट डिप्रेशन, ये सारी की सारी टूट गई। और हमने यहां पे समझा था नाउ बेसिकली बात यहां पर 1930 में निकल कर आई कि एक स्पेशल मैकेनिज्म की जरूरत है। तो व्हाट केन्स हैड सजेस्टेड, ही सजेस्टेड कि हमारे पास, एंड इवन द स्कूल ऑफ थॉट दैट केन्स प्रपोज्ड, वहां पे जितने भी इकोनॉमिस्ट थे उन सब ने ये बात बोली कि एक काउंट्रा या काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी का होना बहुत जरूरी है। बजट इज नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट, इट इज अ टूल जिसके जरिए आप इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते हैं, इकोनॉमी की गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट ही सेड, कहा कि जहां पे नॉर्मल बजट जो है वो एक बैलेंस्ड वन होता है, ये है नॉर्मल बजट, ये नॉर्मल बजट है, ये बैलेंस है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बिजनेस साइकिल गया ऊपर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता बिजनेस साइकिल गया नीचे, बैलेंस्ड है। काउंटर साइक्लिकल बजट जो है वो सरप्लस क्रिएट करता है जब जब इन्फ्लेशन हो रही है, डेफिसिट क्रिएट करता है जब जब डिप्रेशन हो रहा है। सो वो एक्सपेंशन के दौरान नीचे खींचता है, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ऊपर खींचता है, इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है। ये चीज देखिए, ये असर है, ताकि इकोनॉमी को मिनिमल डैमेजेस हो। होगा क्या, अगर जरूरत से ज्यादा एक्सपेंशन होगी तो जरूरत से ज्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी, फिर एकदम से जैसे ही यहां पे डिप आना शुरू होगा ना, ये जो डिप आएगा, ये यहां पे लोगों की हवा टाइट होनी शुरू हो जाएगी। एंड दैट इज व्हाई दिस सिस्टम जहां पे आप नॉर्मल बजट ले रहे हैं ना, और यहां पे ये आया तो एकदम से डिप भी बहुत ज्यादा गहरा आ जाएगा। अब हमें फायदा क्या है काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी फॉलो करने का, एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। नाउ इकोनॉमिक थिंकर्स, उन्होंने सोचा उस समय, दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस आइडिया कि भाई जो बजटरी चेंजेस हैं उससे काउंट्रा साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी की अगर मैं बात करूं, दे शुड बी इंप्लीमेंटेड थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ टू सेपरेट बजट्स। कहते कि अगर आपने ये करना ही है ना, कुछ थे जो जिसको कहेंगे मॉडरेट्स थे इन दोनों के बीच में, तो वो ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि भाई ऐसा करो ना, आप एक अलग से सेपरेट काउंट्रा साइक्लिकल फिस्कल बजट तैयार कर लो, एक अलग से नॉर्मल बजट तैयार कर लो, आपकी भी हो गई मेरी भी हो गई। लेकिन ये एक बहुत ही रॉन्ग नोशन हो जाएगा, यू वुड बी वेस्टिंग रिसोर्सेज बेसिकली। नाउ एज फार एज दिस काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी की मैं बात करूं, ये काम कैसे करती है। पहली चीज, जब जब आपको कॉन्ट्रैक्शन दिखे तो सरकार अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दे ताकि उसको कुशन कर सके, जनता को कुशन किया जा सके। आज हो क्या रहा है, आज यही तो हो रहा है। जहां पर ये डिप्रेशन आया या ये रिसेशन आया, उसके बाद सरकार ने स्पेंडिंग बढ़ाई और फिर हम वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी कर्व को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। एट दिस पॉइंट दिस इज द पॉइंट जहां पे सरकार ने खर्चा करना शुरू किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इफ आई वर टू से, ये है वो लॉकडाउन का पीरियड। फिर उसके बाद जैसे जैसे लॉकडाउन खुला, ईजमेंट हुई मोबिलिटी के अंदर, सरकार ने खर्चा करना शुरू किया, हमारी इकोनॉमिक रिकवरी होनी शुरू हो गई। तो पिछले लेक्चर से, पिछले चैप्टर से सेकंड चैप्टर इन सिंक है, फ्लो में निकल कर आ रहा है। वो ये बता रहा है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग अच्छा की थी। पिछले चैप्टर में हमने बताया लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद हमने बात की कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग की जरूरत है। क्यों जरूरत है, वो थॉट इस चैप्टर के अंदर है दोस्तों, ये चैप्टर इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स कंसिडर प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। आपको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहां पे ये जो टेबल बनाया है, इस टेबल से कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। MCQs are possible from this particular aspect. Pro cyclical fiscal policy देख लेते हैं, क्योंकि counter cyclical we have already covered. Now as far as pro cyclical fiscal policy is concerned, आप क्या करते हैं जब जब रिसेशन आता है तो आप और कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं, आप गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम कर देते हैं, आप टैक्सेस बढ़ा देते हैं, जनता के हाथ में जो पहले ही पैसे की कमी है उसको और कम कर देते हैं। एज फार एज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इज कंसर्न, ये तब लगाई जाती है जब जीडीपी जो है वो ग्रो कर रही है, एंड ऐसे में टैक्सेस को कम किया जाता है ताकि जनता के हाथ में स्पेंडिंग मनी ज्यादा हो जाए, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दिया जाता है ताकि जो ऑलरेडी ग्रोथ वाला फेज है उसको और एनकैश किया जा सके। इफ यू रिमेंबर व्हाट आई सेड वाज कि मौका है
छक्का लगाया जाएगा, चौका नहीं। So this is the approach in pro-cyclical fiscal policy, completely opposite to the counter-cyclical fiscal policy. Now, इसका आउटकम क्या होता है? प्रो-साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी का आउटकम समझ लेते हैं। इससे रिसेशन तो और गहरा हो जाता है, और वहीं अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो वो और ऊंची हो जाती है। सो बेसिकली आप जो भी हो रहा था उसको मैग्नीफाई कर देते हैं। दिस इज अ वेरी डेंजरस गेम। आपको याद होगा हमने एक पिछले लेक्चर के अंदर कॉन्सेप्ट किया था वेरियस शेप्ड कर्व्स ऑफ रिकवरी, राइट? सो आई टॉक्ड अबाउट डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी। डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी में जिस तरीके से डेंजरस सिचुएशन होती है, उसी तरीके की डेंजरस सिचुएशन है ये, जहां पे चीजें एक्सपैंड हो जाएंगी, जहां पे वॉलेटिलिटी इन द इकोनॉमी बढ़ जाएगी, एंड जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है ना दोस्तों, वो नहीं आ पाएंगे। सो दिस इज समथिंग जो आप शॉर्ट टर्म में तो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल है नहीं है, ये सोचने वाली बात है। एज फार एज द थीम ऑफ दिस चैप्टर इज कंसर्न, वंस वी हैव अंडरस्टूड साइक्लिकल, काउंटर साइक्लिकल, प्रो साइक्लिकल एंड नॉर्मल बजटिंग, अब समझते हैं इस चैप्टर की THEME, द थीम। नाउ एक सवालिया निशान खड़ा होता है जब जब फिस्कल पॉलिसीज की बात आती है। मैं ये करूं या वो करूं, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, ये कौन सी मुश्किल है? पहली चीज तो ये फिस्कल स्पेंडिंग करें ग्रोथ के लिए। अगर मैं ग्रोथ के लिए फिस्कल स्पेंडिंग करूं तो मुझे तो डेट की जरूरत है ना, या फिर मैं फिस्कल ऑस्टेरिटी की तरफ जाऊं ताकि मेरा ओवरऑल डेट जो है वो ज्यादा ना हो। सवाल तो ये है ना, आप फिस्कल स्पेंडिंग करना चाहते हैं, सरकार के पास अपनी जेब में पैसे थोड़ी होते हैं, वो तो उधार लेके पैसा खर्चते हैं। इतने टैक्सेस तो इंडिया इज नॉट वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज जहां पे टैक्स कलेक्शन जो है सबसे ज्यादा हो रहा है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। हम टैक्स पे करते हैं, बट वी टॉक अबाउट इट, बट देन वी आर नॉट द वन कंट्री जहां पे सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन होती है। विल बी टॉकिंग अबाउट टैक्स कलेक्शन एज वेल। नाउ एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, कहीं हम घबरा जाएं क्या? ऑस्टेरिटी मेजर्स अपना लें, डेट कहीं खतरनाक तो नहीं हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा कि आज मैं फिस्कल ग्रोथ के लिए डेट जो उठाऊं, कल को मैं उसको रीपे ना कर पाऊं। कल को मैं रीपे ना कर पाऊं तो IMF कहे कि भाई अब आप मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस कीजिए, इकोनॉमी स्ट्रक्चरल चेंज करो। ये चीजें कहीं हो ना जाएं, इससे कतराना जरूरी है। सो बेसिकली यही डाइकोटमी को, इसी द्वंद्व को तोड़ने की चेष्टा करता है ये चैप्टर। नाउ कहा क्या और डिलेमा क्या है? डिलेमा ये है कि क्या मैं ग्रोथ को एनकरेज करूं कि कहीं किसी तरीके से मैं फिस्कल एक्सपेंशन की तरफ चला जाऊं। ऑब्वियस सी बात है, फिस्कल एक्सपेंशन के लिए आपको कर्ज लेना पड़ेगा। वाइल एंश्योरिंग डेट सस्टेनेबिलिटी, क्या डेट सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा, यही सवाल है। इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, एंड यस, बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू वुड हैव द आंसर। नाउ लेट्स एनालाइज दिस रिलेशनशिप, जहां पे ग्रोथ और डेट सस्टेनेबिलिटी का क्या ये डाइकोटमस रिलेशनशिप है, इसे समझते हैं एक एक करके। बेसिकली सवाल कंट्रीज के सामने, इकोनॉमीज के सामने, गवर्नमेंट्स के सामने यह आता है कि अगर मैं फिस्कल एक्सपेंशन के लिए जाता हूं तो कल को जो मेरा डेट होगा, चाहे वो मीडियम टर्म है, चाहे लॉन्ग टर्म है, चाहे इवन शॉर्ट टर्म है, क्या वो सस्टेनेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? कहीं उसके रोल ओवर इफेक्ट्स फ्यूचर ग्रोथ को मिनिमाइज तो नहीं कर देंगे? दैट इज अ मेजर कंसर्न। तो इसी चीज को समझने के लिए आगे जाकर एक कॉन्सेप्ट आएगा IRGD का। उसके पास पहुंचने से पहले हम इस आर्ग्यूमेंट को समझते हैं फॉर काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, के आप डेट को समझ रहे हैं, ग्रोथ को समझ रहे हैं। ये जो काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी आप अपनाएंगे, पहले तो ये समझ लो कि भाई इसकी वजह से बेनिफिट होगा। तो अगर आपको डेट लेना है तो ले लो। क्यों? रीजन बीइंग, इसकी वजह से स्मूदनिंग आउट हो जाएगा ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल्स, एंड दैट इज व्हाई यू शुड फेवर सच काइंड ऑफ अप्रोचेस। नाउ काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो वो एक की पैरामीटर के ऊपर बेस्ड है, वन पर्टिकुलर की पैरामीटर, एंड दैट इज फिस्कल मल्टीप्लायर्स। ये फिस्कल मल्टीप्लायर्स का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर बताया गया। इस चैप्टर में ये बात बताई गई थी कि एक रिचर्ड कान हुआ करते थे 1931 के दौरान, एंड ही वाज अ शागिर्द, अ स्टूडेंट ऑफ नन अदर देन जॉन मेनार्ड केन्स। उन्होंने एक बात कही कि एक कॉन्सेप्ट होता है फिस्कल मल्टीप्लायर का,
वो फिस्कल मल्टीप्लायर क्या होता है कि जहां पे अगर आप कोई भी चेंज इंट्रोड्यूस करते हैं फिस्कल पॉलिसी के द्वारा, बजट के द्वारा, किसी भी पॉलिसी स्टांस के अंदर कोई भी चेंज लाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो सिंपल सी बात है, उसका आपका असर जो है जीडीपी के ऊपर क्या पड़ता है। जीडीपी के ऊपर क्या असर पड़ेगा अगर मैं फिस्कल पॉलिसी स्टांस लेता हूं काउंटर साइक्लिकल या मैं प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी लेता हूं, दोनों के दोनों का क्या आउटकम आएगा, इसकी इंटेंसिटी मैटर करती है अपॉन फिस्कल मल्टीप्लायर इफेक्ट। सो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कितना आपने खर्चा किया, उसका रिजल्ट, उसका आउटकम कितना आएगा, बेसिकली ये बात क्लियर है जी। नाउ let's understand it in a bit different manner. Fiscal multipliers, they are likely to be higher in recessionary periods as compared to boom periods. क्यों? जहां पे मैं रिसेशन की बात करूंगा तो वहां पे प्राइवेट सेविंग्स जो हैं वो इंक्रीज करती हैं। क्यों? आपकी प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ती है। प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब यह है कि आपको मन करता है कि यार मैं खर्चा ना करूं, अभी रिसेशन है, पैसा नहीं लगाना चाहिए, निकालना नहीं चाहिए। सो सरकार भी आपको कह रही है कि आप पैसा खर्च ना करें, हम भी ऑस्टेरिटी मेजर्स लगा रहे हैं, तो हर कोई जो है वो अपनी सेविंग्स बढ़ाने की कोशिश करता है, पैसे को सिकोड़ के रोक के रखता है, बाहर निकलने नहीं देता है, और सूखा होने लग जाता है। दिस इज समथिंग दैट हैपेंस इन प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसीज, जहां सरकार खुद से पैसा भी कम खर्च रही है और प्राइवेट सेविंग्स भी बढ़ रही हैं। वहीं अगर मैं इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करूं ना, एंड क्रेडिट बिकम्स एक्सपेंसिव, होता क्या है, अगर मैं डेट लेने जाऊं, मैं अगर लोन लेने जाऊं ना, तो उस समय लोन महंगा मिलता है। क्यों? वो कहते हैं ऐसा ऐसा है, रिसेशन आ रहा है, आपके यहां पे ये दिक्कत है, हम आपको लोन जो है इतने इंटरेस्ट रेट पे देंगे। क्यों? क्योंकि दिक्कत ये होती है कि पैसा वापस उतना आएगा नहीं आएगा, हमें अपनी कॉस्ट्स को कवर करना होता है। जब भी आप रिसेशन में जाएंगे लोन महंगे मिलेंगे। और वहीं अगर सरकार चाहती है ना कि आप ऑस्टेरिटी मेजर्स नहीं, एक्सपेंशन करें, तो इंटरेस्ट रेट्स हो जाते हैं कम, तो कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ रिसीविंग डेट वो हो जाता है कम। यहां पे बात ये हो रही है कि जैसे फॉर एग्जांपल फिस्कल पॉलिसी जो है प्रो साइक्लिकल है, वहां इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान क्रेडिट लेना भी महंगा हो जाता है, एंड इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट वीक हो जाती है, ज्यादा लोग लोन नहीं लेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ग्रोथ को भी असर पड़ता है। इसीलिए रिसेशन जितना आया है वो और गहरा हो जाता है। ऐसे में अगर आप काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी यूज करते हैं, ऐसे में अगर आप सरकार हैं और सरकार में हैं और सरकार जो है आगे जाकर जरूरत से ज्यादा स्पेंडिंग करना शुरू कर देती है, तो उससे कंज्यूमर सेंटिमेंट पे पॉजिटिव असर पड़ सकता है। नाउ दिस इज समथिंग दैट वाज सेड। नाउ द रिलेटिव इंक्रीज इन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, इट प्रोवाइड्स सिग्नल्स कि भाई फ्यूचर जो है वो अच्छा होने वाला है, सरकार पैसा खर्चने को राजी है, सरकार दिलेर है तो हम भी दिलेर होंगे। यही बात कही और कहा कि अगर सरकार काउंटर साइक्लिकल मेजर्स फॉलो करती है ना, रिसेशन के दौरान स्पेंडिंग बढ़ा देती है, तो दिल में एक उमंग, नई लहर जो है वो दौड़ पड़ती है। यही चीज हुई और यही कारण बनी हमारे वी शेप्ड रिकवरी कर्व का भी, कि जब रिसेशन हुआ सरकार ने यहां पे स्पेंडिंग बढ़ा दी और साथ की साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़नी शुरू होगी ताकि हमारी इकोनॉमी वापस से नॉर्मलाइज हो सके। दैट वाज द रीजन। नाउ एनहांसिंग कॉन्फिडेंस एंड इन द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी, ये काम करता है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार जब खर्चा करना शुरू कर दे, जब रिसेशन आया हो, तो उसका असर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर नहीं पड़ता है, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी पड़ता है, लोगों की साइकी पर भी पड़ता है, साइकोलॉजी पर भी पड़ता है। एंड दैट इज व्हाई दिस चैप्टर इज प्रोपाउंडिंग एंड इट इज प्रोफेसिंग कि भैया सरकार को खर्चना चाहिए, दिस इज द टाइम, रिसेशन में पैसा खर्चिए, टैक्सेशन कम कीजिए, यह बात कही जा रही है। नाउ अब समझते हैं कि जब खर्चा करेंगे तो किसी चीज की जरूरत होगी, पैसा, ये पैसा, हाँ पैसा, ये पैसा आएगा कहां से? ये आएगा लोन से, डेट लोन, एक ही बात। नाउ IRGD क्या है और उसका डेट सस्टेनेबिलिटी से क्या असर होता है और इंडिया के अंदर क्या सिचुएशन होती है, इसको धीरे धीरे करके समझना शुरू करते हैं। नाउ IRGD कुछ नहीं है, बेसिकली इंटरेस्ट रेट
और ग्रोथ रेट के बीच का डिफरेंस है। जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, जिसमें आपने इन्फ्लेशन को टेक इनटू अकाउंट नहीं किया है, आपको अभी फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी इन्फ्लेशन हो रही है कितनी नहीं हो रही है। अभी इतनी टेक्निकलिटी, इतनी इसको घुमा तुड़ा के नहीं बात करेंगे, सिंपल बात करेंगे। जहां इंटरेस्ट रेट्स की मैं बात करूं, उसमें से अगर मैं ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी माइनस कर दूं, वो आता है इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंस, इंटरेस्ट रेट और ग्रोथ के बीच का डिफरेंस क्या है। अब अगर मुझे डेट सस्टेनेबिलिटी समझनी है ना, तो मुझे 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। पहला यही IRGD, दूसरा पिछले साल का क्या डेट था, डेट टू जीडीपी रेशो क्या था, ग्रोथ रेट के हिसाब से कितना डेट मेरे पास था। अब पिछले साल का इसलिए देखा जाता है क्योंकि उसकी वजह से आता है रोल ओवर इफेक्ट। क्यों? क्योंकि भाई पिछले साल का लोन है, आज रिपे करोगे ना, आ जाएगा ना। एक तो ये बात होगी। उसके बाद अपनी इकोनॉमी के अंदर अंदरूनी कितनी स्ट्रेंथ है, ये बताता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट टू जीडीपी रेशो। प्राइमरी डेफिसिट मतलब आपको जितने इंटरेस्ट पेमेंट करनी है उनको छोड़ दो, लेकिन इकोनॉमी के अंदर आप एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का डिफरेंस देखेंगे तो कितना डेफिसिट निकल कर आता है। अभी हम ये नहीं देखेंगे कि हमने कितने इंटरेस्ट पे करने, हम बेसिकली सिर्फ यही आइडिया देखेंगे कि इकोनॉमी के अंदर कितना आया कितना गया, दैट इज इट। इंटरेस्ट पेमेंट तो हमारी लायबिलिटी है, वो तो हमें देना ही था, तो वो हम प्राइमरी डेफिसिट से निकाल देते हैं। एंड दैट इज व्हेन वी डिसाइड कि हाँ हमारे इकोनॉमी के अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, पहली चीज। फिर हम ये देखते हैं पिछले साल से क्या असर आ रहा है। अब अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को स्ट्रीमलाइन कर दूं और ये अज्यूम कर लूं कि ये कांस्टेंट है, क्यों? एज लॉन्ग एज प्राइमरी डेट टू जीडीपी, प्राइमरी डेफिसिट टू जीडीपी रेशो ये कांस्टेंट रह जाए, पिछले साल का रोल ओवर सिग्निफिकेंट सा भी होता है तब भी इट विल रिमेन सिमिलर। इसको हम निगेट कर सकते हैं क्योंकि ये इतना वेरिएबल नहीं है, ये कंसिस्टेंट है, हमें पता है अगले साल इतना आएगा। तो एक चीज है जो बता सकती है कि डेट टू जीडीपी रेशियो के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और वो है IRGD, इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल। इस टर्म को मैंने इतना तोड़ देना है कि आपके मनों में, आपके जहन में ये घर कर जाए। इससे रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको हाथ पैर नहीं कांपने चाहिए, आप 1 सेकंड से पहले समझ जाएं। इसको तोड़ के समझिए, इंटरेस्ट रेट है और ग्रोथ रेट है, लोन लेने में कितना इंटरेस्ट रेट लग रहा है और हमारी ग्रोथ कितनी हो रही है। अब अगर मैं इनका डिफरेंस देखूंगा, अगर तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और ग्रोथ रेट कम है, तो आप कुछ चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। आपने लोन लिया कि आप अपनी कंपनी सेटअप करेंगे और आप बनाएंगे समोसे। जब मैं समोसे बनाता हूं तो मैं कुछ ग्रोथ एक्सपेक्ट करता हूं और उस ग्रोथ रेट के बेसिस पे मैं सोचता हूं कि हां मैं इतना लोन जो है मैं चुका दूंगा। ये इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है जहां पे आपके समोसों की बिक्री की इंक्रीज जो है, जो आपकी ग्रॉस वैल्यू एडेड बढ़ रही है या जीडीपी बढ़ रही है, उस लेवल पर चले जाते हैं, वो जो है आपके लोन लिए गए पैसे के इंटरेस्ट से ज्यादा है। इसी बेसिस पे आप लोन लेते हैं। अगर आपका ग्रोथ रेट आपको पता है कि इतना नहीं आएगा तो आप महंगा लोन नहीं लेंगे, आप रुक जाएंगे, तो आपकी प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ जाएगी, टू स्पेंड नहीं बढ़ेगी, खर्चा नहीं करेंगे, लोन नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा डेट सस्टेनेबल नहीं है, आप रीपे नहीं कर पाएंगे, ये बात निकल कर आती है। अब रीपे कर पाएंगे, करना चाहेंगे, ये 2 बातें होती हैं, ये देखेंगे हम अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। आज फिलहाल अभी हम देखेंगे कि हम रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो बिकॉज अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया, मुझे लोन में इंटरेस्ट रेट ज्यादा पड़ गया, फिर तो मेरी इतनी ग्रोथ तो है नहीं जो कि मैं सस्टेन कर पाऊं, फिर तो मैं अपनी पल्ले से ही, जिसको कहते हैं मैं जेब से ही दिए जाऊंगा, इंटरेस्ट पे किए जाऊंगा, इधर ग्रोथ आ नहीं रही है उतनी। एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड कि ये जो IRGD है ना, ये नेगेटिव होना चाहिए, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड ऑलवेज बी लेस देन ग्रोथ। अब ऐसा देखा गया है भारत के अंदर, वो भी समझ लेते हैं क्या देखा गया है। ऐसा भारत के अंदर देखा गया है कि इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट है वो फिर भी नॉर्मलाइज रहा है, लेकिन जो ग्रोथ रेट्स हैं वो ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं।
तो बेसिकली अगर मैं चाहूं तो मैं IRGD में से एक कॉमन सा फैक्टर है, एक फिक्स्ड फैक्टर है, वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको निकाल के सिर्फ ग्रोथ रेट की बात कर सकता हूं कि ग्रोथ रेट ज्यादा होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट तो नॉमिनल है, उतना की रहता है ले देके, तो मैं ग्रोथ रेट की बात करूंगा तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? चलेगा, सबके लिए चलेगा। नहीं चलेगा तो प्लीज बता दीजिएगा, हम चलाएंगे। नाउ एज फार एज नेगेटिव IRGD इज कंसर्न्ड, इसको थोड़ा मैथमेटिकली भी समझ लेते हैं। अभी तो मैंने जैसे हवा में बात की है ना, वो समोसों की बात, उसकी खुशबू आ रही होगी, भूख लग रही होगी। अब मैथ्स की भी बात कर लेते हैं। कहते हैं कि मान लीजिए नॉमिनल ग्रोथ रेट जो है 12.8% है, अब वही इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 8.8% है। ठीक है जी। अब वापस से इस पूरे ग्राफ को थोड़ा समझते हैं। अब सरकार ने लोन लिया 100 रुपए का, सरकार ने 100 रुपए लोन ले लिया, उसके साथ साथ अब उनको 12.8% तो उनका नॉमिनल ग्रोथ रेट है। इसका मतलब यह है कि एक साल के बाद यही इन्वेस्टमेंट जो है, सरकार ने अगर 100 रुपए इकोनॉमी में लगा दिए, इंडिया पे लगा दो, इन्वेस्ट ऑन इंडिया, इंडिया पे लगा दिए सरकार ने पैसे 100 रुपए, अब वो क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो ये भी पैसा ग्रो करेगा, 12.8% से ग्रो कर रही है, तो वो 12.8% के हिसाब से 112 रुपए 80 पैसे इकोनॉमी के अंदर उस पैसे की वैल्यू हो गई। अब इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको ये पैसा अगले साल वापस करना है, 8.8% पर एनम है, 8.8% पर एनम है ना, तो 8.8% पर एनम के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो आपको कितना पैसा रीपे करना है? 108 रुपए 80 पैसे। इंटरेस्ट रेट, यहां पर इंटरेस्ट रेट इज लेस देन ग्रोथ रेट, दिख रहा है ना, ग्रोथ रेट ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट कम है, इंटरेस्ट रेट इज लेस देन ग्रोथ रेट, नेगेटिव IRGD हो जाएगा क्योंकि R माइनस जी है, R छोटा है, G बड़ा है, R माइनस जी विल बी लेस देन 0। ये इसको इधर ले जाओ, मैथ्स बेसिक मैथ्स है यार, बेसिक मैथ्स, प्लीज स्टे विद मी नाउ। अब इसका मतलब यह है कि आप रीपे कर भी देंगे लोन, तब भी आपने जो एक्स्ट्रा पैसा लोन लिया था ना, ये जो 100 रुपए आपने उठाए थे मार्केट से, इसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर 4 रुपए एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। सो बेसिकली आपने 100 रुपए लोन लिया, लोन रीपे भी कर दिया, फिर भी फालतू के 4 रुपए एक्स्ट्रा इकोनॉमी में ऐड हो गए। ये सोचने वाली बात है, सरकार अगर ऐसा करे तो कितना फायदा होगा इकोनॉमी को। दिस इज वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि क्यों ना हम लोन ले लें। नाउ इंडिया के अंदर पिछले 25 सालों से एक चीज देखी जा रही है कि जो GDP ग्रोथ रेट्स हैं वो इंटरेस्ट रेट से ज्यादा रहे। जनरली स्पीकिंग यही सिचुएशन रही है, तो IRGD ना प्रिडोमिनेंटली नेगेटिव ही रहा है, वो पॉजिटिव खेमे में 0 तक नहीं पहुंचा है। सो ये एक तो चीज क्लियर है। सो बेसिकली आप एक्सपेंशन स्कोप फॉर फिस्कल पॉलिसी उसके लिए जगह बना सकते हैं। कारण क्या है? इससे स्लो डाउन्स भी केटर होंगे, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। अब आप जो 4 रुपए एक्स्ट्रा इकोनॉमी में झोंक देंगे, उससे क्या बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी। क्यों? लोगों के पास जाएगा ना वो पैसा, ऐसे हवा में तो रह नहीं जाएगा, लोगों के पास जाएगा तो लोग एक्स्ट्रा समोसे खाने की पसंद करेंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ इसके अंतर्गत आप एक और चीज देखिए, जब 4 रुपए एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो और ग्रोथ होगी, बोल्स्टरिंग दिस डिमांड ओनली। इसी डिमांड के कंधे पर कह लीजिए चढ़कर और एक्स्ट्रा जो है ग्रोथ निकल कर आएगी। नाउ व्हेन दैट हैपेंस यू वुड डेफिनेटली फील कि भाई हाँ, डेट सस्टेनेबल है। क्यों? और ग्रोथ होगी। R माइनस जी ये और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, और ज्यादा पैसे इन्फ्यूज होंगे, तो धीरे धीरे करके डेट जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा 4 रुपए हैं, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपकी ग्रोथ रेट इतनी ज्यादा हो जाएगी, जो एक्स्ट्रा पैसा इन्फ्यूज आप कर रहे हैं, इट विल बी मोर देन द इंटरेस्ट रेट्स। तो आपका डेट जो है धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, ऐसे करके। सो दैट इज वाई सच अ डेट विल बी सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब आप उसको कभी ना कभी खत्म कर पाएंगे, आप उसको रीपे कर पाएंगे। इंडिया के अंदर अगर मैं GDP ग्रोथ रेट्स की बात करूं,
जैसा कि मैंने आपको कहा था, वो इंटरेस्ट रेट्स से ज्यादा वेरी करते हैं, वो ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। लेकिन ओवरऑल पिछले 25 सालों के अंदर यह बात निकल कर आई कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं जीडीपी ग्रोथ रेट से कम ही रहे हैं, आईआरजीडी नेगेटिव ही रहा है। तो एज फार एज इंडिया सिचुएशन इज कंसर्न्ड, हायर ग्रोथ रेट कैन प्रोवाइड अ की टू सस्टेनेबल डेट्स, मतलब डेट सस्टेनेबिलिटी इंडिया के अंदर आ सकती है, इवन विद द वेरिएशंस इन ग्रोथ रेट्स, तब भी आ सकती है। पिछले 25 सालों के हिसाब से तो यही निकल कर आ रहा है। नाउ लेट्स कंसिडर, एक टेक्निकल डेफिनेशन होना बहुत जरूरी है, उसको समझ लेते हैं। एक की इंडिकेटर है ये आईआरजीडी, क्या बताता है? ये एक कंट्री की डेट सस्टेनेबिलिटी बताता है यूजिंग द डिफरेंशियल बिटवीन इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट डेट एंड इकोनॉमी के अंदर जो नॉमिनल ग्रोथ रेट आता है। नॉमिनल ग्रोथ रेट वो है जिसके अंदर इन्फ्लेशन हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, when the cost of raising debt is lower than the gross domestic product, ये cost of raising loan क्या है? इंटरेस्ट रेट जो आप लोन ले रहे हैं। The public debt comes with a low fiscal cost, जब आपका लोन लेने का जो खर्चा है वो कम आता है, उसके ऊपर आप जब लोन लेते हैं तब आपके फिस्कल कॉस्ट जो हैं उस लोन लेने की वजह से कम हो जाते हैं। What are these fiscal costs? थोड़ा सा समझते हैं इसको। फिस्कल कॉस्ट्स हैं क्या? फिस्कल कॉस्ट्स वो चीजें हैं जहां पर आपको असर पड़ता है कि कितना इकोनॉमी के अंदर फ्लक्चुएशन आएगी जब आपने लोन लिया। जितनी ज्यादा फ्लक्चुएशन आएगी उतनी ही ज्यादा फिस्कल कॉस्ट्स हैं। क्या आपको कोई प्रूनिंग करने की जरूरत है? क्या आपको अपना एक्सपेंडिचर कम करने की जरूरत है? क्या आप अपने स्पेंडिंग के ऊपर कुछ असर डालेंगे? क्या आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिसी के साथ ट्वीकिंग करने की जरूरत पड़ती है ऐसा लोन लेने के लिए? अगर फिस्कल कॉस्ट की मैं बात करूं, ऐसी सिचुएशन में जहां आईआरजीडी वेरी मच लेस देन जीरो है, नेगेटिव खेमे में है, जरूरत से ज्यादा नेगेटिव है, अच्छे जोन में है, सस्टेनेबल है डेट, जहां पे उसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है सरकार के लिए कम आ जाता है, दैट इज वेयर हमारे यहां पे फिस्कल कॉस्ट्स भी कम होती हैं। सो दैट मींस एक कंड्यूसिव सा एटमॉस्फेयर है, अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लो लोन उठाओ। इन सच अ सिचुएशन डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ द इकोनॉमी डिक्लाइंस। क्यों? क्योंकि डेट्स आर रोल्ड ओवर, जैसे जैसे करके रोलिंग ओवर होना शुरू होता है धीरे धीरे करके, क्योंकि सस्टेनेबल डेट है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अब जैसे आपने 108 रुपए 80 पैसे रीपे कर दिया, फिर भी आपके पास 4 रुपए बचे हैं। उन 4 रुपयों को अगले 8 रुपए 80 पैसे में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आपके पास 480 बच जाएगा, फिर आप आगे उसको रिपे कर देंगे, फिर उसमें से कुछ बच जाएगा, फिर आप उसको आगे रिपे कर देंगे। सो बेसिकली जब डेट के ईएमआईज आने लगेंगी ना, जैसे ले दे के, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, जैसे जैसे एनुअटी जो पेमेंट्स हैं वो आनी शुरू होंगी, उस समय ईजी हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा आपने सेव कर लिया। क्यों? क्योंकि ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस है और वो नेगेटिव है। IRGD is why IRGD is important. Now, अब देखते हैं इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो क्या कहती है। As far as India's growth story is concerned, और अगर मैं उसको डेट सस्टेनेबिलिटी के साथ कंपेयर करूं, ऐसा समझना चाहिए हमें कि जब मैं ग्रोथ रेट को डेट टू जीडीपी रेशियो के साथ कंपेयर करता हूं इन दी सब्सिक्वेंट ईयर, जो अगर मेरी ग्रोथ रेट बढ़ती है, 12.8% ली थी हमने उस एग्जाम्पल में, जस्ट इमेजिन वो 15% होती तो डिफरेंस के हिसाब से, और इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 9% होता, डिफरेंस कितना है? 6 का, तो आपको 4 नहीं 6 रुपए मिलते, एक साल के अंदर 6 रुपए बचते। एंड अगर मैं यहां पे बात करूं, ये उसी चीज की बात कर रहा है कि जहां पे आपकी ग्रोथ रेट बढ़ गई तो उसका पॉजिटिव कोरिलेशन है विद डिक्रीजिंग डेट टू जीडीपी रेशियो, और ये देखा भी गया है। ये देखा भी गया है, मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करके बताऊंगा एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान एंड उसके साथ साथ इंडिया के अंदर कैसे डेट टू जीडीपी रेशियो 90s के बाद 2000s के अंदर कम हुआ था। अगर मुझे ये बात समझ आ गई है तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। नाउ कंसिडरिंग दिस आइडिया, हमें एक चीज समझ आ गई कि जब ग्रोथ रेट के चेंज आते हैं तो उसके बाद डेट की सस्टेनेबिलिटी पे भी असर पड़ता है। लेकिन एक बात और भी तय है, अगर मैं कहूं कि मेरा डेट सस्टेनेबल है या नहीं है, या मैं कहूं कि मैं कम डेट ले लेता हूं,
तो क्या मेरे पास जीडीपी ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी? कतई नहीं। ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है जो ये कह दे कि भाई आप लोन कम ले लो ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। कोई रिलेशनशिप नहीं है। आप इंडिया की बात करें, आप वेस्टर्न इकोनॉमीज की बात करें, आप अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करें, आप आगे जाकर यही सब देखेंगे इस लेक्चर के अंदर भी कि ऐसा कोई भी कॉजल रिलेशनशिप नहीं है कि अगर आज आप जो है डेट लेना बंद कर दें, लोन ना लें, तो जीडीपी ग्रोथ अपने आप बढ़ जाएगी ना। मैं कह रहा हूं जीडीपी ग्रोथ अगर होती है तो डेट टू जीडीपी रेशो कम होती है, क्योंकि रोल ओवर इफेक्ट आता है। डेट टू जीडीपी रेशो जो है वो जीडीपी के बढ़ने की वजह से कम हो जाता है। ये मैंने कहा, दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनना। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो डेट टू जीडीपी रेशो कम होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सेसिव इनकम होगी। वो मैंने जो ग्राफ बनाया हुआ था, मैथ्स कैलकुलेशन याद करो, 4 रुपए बच रहे थे। यहां मैंने आपको बताया अगर जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ती है तो 4 की जगह 6 रुपए बचेंगे। यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं क्यों ना लोन लेना कम कर दूं, तो इससे क्या ये बढ़ेगी, ऊपर होगी, जीडीपी बढ़ेगी? कोई भी, सब लोगों ने जोर लगा लिया, रिसर्च करी, कोई ऐसा डेटा निकल कर नहीं आया जो एक ग्राफ प्लॉट करवा दे और कह दे कि हां भाई ये असर है डेट टू जीडीपी रेशो का, कि अगर आप डेट ज्यादा लेते हैं तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाएगी, या डेट कम लेते हैं तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाएगी, या डेट ज्यादा लेते हैं तो जीडीपी कम हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हर इकोनॉमी जो है इट इज अ फ्लूइड एंड एन ऑर्गेनिक थिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स एंड नॉट मशीन्स। ठीक है, यही एक कारण है। सो कॉजल इम्पैक्ट उल्टा होकर नहीं आता है, इसीलिए चैप्टर के नाम में ही नॉट वाइस वर्सा लिखा है कि जहां आप ग्रोथ लेते हैं उससे डेट सस्टेनेबिलिटी तो आ जाती है, क्योंकि डेट टू जीडीपी रेशो गिर रहा है। लेकिन आप अगर डेट, कर्ज कम लेना शुरू कर दें और आप सोचें कि यार मैंने कर्ज नहीं लिया, लेट्स फोकस, आई मेडिटेट एंड आई फोकस कि यार मैंने डेट नहीं लिया, मैंने डेट नहीं लिया, ग्रोथ आ जाएगी, नहीं आएगी। There is no relationship. This is what this particular slide and the chapter is talking about. जहां पे comparing debt to GDP ratio of a given year, आप सोचें कि अगले साल growth rate आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। Now the change in debt sustainability has no perceptible impact on growth rates. Apart from that, debt sustainability through higher growth rate. अब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस का एक केस इन पॉइंट समझ लेते हैं। 1997-98 से लेकर 2002-2003 तक, अब इससे रिलेटेड हमने कुछ चीजें कवर करनी है, वो तीसरे चैप्टर में कवर करेंगे कि ये कैसे एग्जैजरेट हुआ था। सब कुछ फ्लो में है, एक एक करके सब समझ आएगा, सब देखेंगे। नाउ 1997-98 के दौरान 2002-2003 तक की मैं बात करूं तो ग्रोथ रेट हैड स्लो डाउन, क्योंकि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। वो क्यों एग्जैजरेट हुआ था अगले चैप्टर में, कुछ ना कुछ तो सस्पेंस रखेंगे ना। हुआ क्या था, उस समय जो एवरेज ग्रोथ रेट था इन रियल टर्म्स वो 5.3% के आसपास मंडरा रहा था। इसके बावजूद जब ग्रोथ रेट्स गिरे भी ना, सरकारों ने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो करी। ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कौन सी है? काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, जिसको हमने लेक्चर के शुरुआत में ही समझ लिया। ये काम तो हमने पहले ही कर लिया। नाउ हुआ क्या, सरकारों ने अपना खर्चा बढ़ाया एंड कंसिस्टेंटली बढ़ाया। 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, ये पूरे सालों के हर एक क्वार्टर के अंदर धीरे धीरे करके अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया। अब इससे क्या हुआ, इससे ना एक फिस्कल पुश मिला, जिसकी वजह से ग्रोथ को इम्पीटस मिलना शुरू हुआ। एवरेज ग्रोथ रेट उस समय के बाद नेक्स्ट 6 ईयर्स के लिए ऑन एन एवरेज 8% के पास आ गया, प्लस 3% फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड। इसकी वजह से हुआ क्या, 2003, 2004, 2008, 2009 के पीरियड के अंदर 8% के आसपास ग्रोथ रेट आ गया। सरकारों ने खर्चा करना कम नहीं किया। रिसेशन आया था, सरकारों ने उसको पुल अप करने की कोशिश कर दी। वो बिजनेस साइकिल था रिसेशन का, उसको ऊपर उठाया, एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। अब इससे एक चीज और समझ आती है, और वो ये कि जब जब हायर ग्रोथ रेट हुआ, जहां पे शुरुआती दौर में आपका डेट टू जीडीपी रेशियो 2002-2003 के समय 83% था। अब हम देख रहे हैं सस्टेनेबिलिटी,
हायर ग्रोथ रेट से सस्टेनेबिलिटी पे क्या असर पड़ता है, मैथ्स के हिसाब से चल रहे हैं। 83% ऑफ जीडीपी से आकर वो गिर गया, 13% उसमें गिरावट आती है, 70% रह जाता है डेट टू जीडीपी रेशो। 13% गिरावट छोटी नहीं होती, अच्छी होती है। एंड 2009-2010 तक आते आते दिस वाज द सिनेरियो। सो असर तो हुआ बहुत बढ़िया। क्यों डेट टू जीडीपी रेशो कम हुआ? क्योंकि ग्रोथ रेट बढ़ने की वजह से जो एक्सेसिव पैसा था वो फिर हमने लोन रिपेमेंट करने के काम में लगा दिया। फायदा हुआ ग्रोथ का। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी के दौरान आपने लोन लिया और एक्सपेंडिचर किया। आप समझ रहे हैं दोनों चीजें कहां चल रही हैं? मैंने काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी की बात की थी, फिर मैंने ग्रोथ टू जीडीपी रेशो एंड हमने आईआरजीडी की, और हमने डेट टू जीडीपी रेशो की बात की। ये दोनों कनेक्शन अगर आप समझ रहे हैं तो बात यहीं पे ही हजम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष क्या निकल कर आता है? वही निष्कर्ष जो मैंने अभी 2 सेकंड पहले बोला कि भैया अगर सरकार जो है डेट की तरफ जा रही है और अगर हमने उसे प्रोडक्टिवली स्ट्रीमलाइन कर दिया, अब ऐसा ना हो कि हमने लोन लिया हो और उस लोन से हम क्या करें, हाथी बनवा लें, वो सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ आ जाएगी। या मान लीजिए मैंने लोन लिया हो और मैंने वो सैलरीज में निकाल दिया हो, मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर नहीं किया, मैंने उसको प्रोडक्टिवली स्ट्रीमलाइन नहीं किया, पैसे से पैसा बनाने की सोच नहीं रखी, तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपने ऐसा किया, आपने उसको प्रोडक्टिवली स्ट्रीमलाइन किया, सूझबूझ के साथ, सोच समझ के साथ उस पैसे को खर्चा, तब जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हायर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है उससे डेट सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी। आप चिंता ना करें, आ जाएगी। नाउ जो ये डायरेक्शन ऑफ कॉजेलिटी है, मतलब इसका असर इसके ऊपर ऐसे पड़ता है। ये डायरेक्शन ऑफ कॉजेलिटी एज रिगार्ड्स अदर इकोनॉमीज क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। होता क्या है, सिचुएशन क्या है, इंडिया और अदर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज की अगर मैं बात करूं तो देयर इज सिमिलैरिटी कि जहां पर जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी होती है वहां पे डेट और ग्रोथ का सिमिलर क्लियर कॉजेलिटी है। क्या? ग्रोथ रेट कम हुई, डेट टू जीडीपी रेशो के ऊपर असर पड़ जाएगा। ग्रोथ रेट बढ़ रही है, हायर ग्रोथ रेट है, तो उससे डेट टू जीडीपी रेशो कम हो जाएगा, तो कर्ज विद रिगार्ड्स टू जीडीपी वो कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप कर्जा कम लेंगे, ये बात साफ तौर पर लिखी गई है, ये बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप कर्जा कम लेंगे इससे ये नहीं फिक्स होगा कि आपकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। ये जो मैंने हाथों का तराजू के साथ आपको कुछ बताने की चेष्टा की थी, उसे ध्यान से समझ लीजिएगा। जो भी डाउट होगा यू कैन ऑलवेज आस्क एज वेल। नाउ I hope you guys have understood. I have tried to make it as simple as it can be. Layman's term में हम चर्चा कर रहे हैं। वहीं अगर मैं दोनों के दोनों की बात करूं, इन कॉन्ट्रास्ट अक्रॉस बोथ हाई एंड लो ग्रोथ एपिसोड्स, कहां पे? एडवांस्ड इकोनॉमीज में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, जहां पे ग्रोथ रेट की अगर मैं बात करूं वो सस्टेन्ड मैनर में जनरली वो लोअर लेवल पर ही रहता है। ऐसे में चाहे आपके हायर ग्रोथ रेट्स आ रहे हैं चाहे लोअर ग्रोथ रेट्स आ रहे हैं, ऐसी इकोनॉमीज के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट्स दे आर लो ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स, मैंने जैसा आपको बताया। एंड दिस रिलेशनशिप ऑफ डेट टू जीडीपी रेशो एंड ग्रोथ रेट और से डेट सस्टेनेबिलिटी इट डज नॉट मैनिफेस्ट, ये उनके लिए लागू नहीं होता। इंडिया एंड इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, चाहे ब्रिक्स नेशंस हैं, कुछ ओईसीडी नेशंस एंड मे बी द G20 नेशंस, उन सब जगहों पर ये चीजें लागू हो सकती हैं। तो आप सोचें कि हाँ वेस्टर्न वर्ल्ड भी डेट जो है वो लेना शुरू कर दे, ग्रोथ रेट्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। वहां पे इक्वेशंस अलग हैं। उन इक्वेशंस को हम समझेंगे जब प्रोबेबली हम 5th चैप्टर में आएंगे, तब मैं आपसे बात करूंगा इनइक्वालिटीज की, और कैसे इनइक्वालिटी जो है वो अलग अलग नेशंस में मैनिफेस्ट होती है, एंड हाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स the previous year's human development index had an answer. I'll be talking about it. लेकिन आज अभी फिलहाल थोड़ा सा कुछ और चीजें हैं, समझ लेते हैं। अब लोगों को लगता है डर, लोगों को डर यह लगता है कि अगर सरकार ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्राउड आउट हो जाए, कि जब मैं इतना भारी भरकम शरीर लेकर पूरी स्क्रीन के ऊपर ऐसे आ जाऊंगा तो कितने लोग मेरे आसपास स्क्रीन में फिट हो पाएंगे। दैट इज समथिंग दैट द कंट्रीज
सर्टेन इकोनॉमिस्ट्स दे वर वरीड अबाउट, उन्होंने कहा कि कहीं क्राउडिंग आउट इफेक्ट ना हो जाए कि सरकार ही सब सेक्टर्स में आ गई तो प्राइवेट सेक्टर को जगह नहीं मिलेगी। जब सरकार ही डेट उठाना शुरू कर देगी तो प्राइवेट सेक्टर के लिए जो पैसा होना चाहिए था, जो प्राइवेट सेक्टर डेट उठाने के लिए जा रहा था, अब उसकी बजाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगी? सरकार को लोन देंगी। प्राइवेट सेक्टर फिर से रह गया। तो एक जगह जहां भीम खाना खाने बैठ गया तो फिर नकुल और सहदेव जो हैं उनको भूखा भी रहना पड़ सकता है। ये बात कहता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट, बेसिक आइडिया। लेकिन एक चीज हमें समझनी चाहिए कि एक हायर इंक्रीमेंटल डेट टू अ लोअर ग्रोथ रेट, इसके ऊपर दो बातों का असर हो सकता है। एक तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट और दूसरा है रिकार्डियन इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। इन दोनों चीजों को समझते हैं, एक एक करके इन दोनों मिथ्स को डीमिस्टिफाई करते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं रिकार्डियन इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। यह प्रिंसिपल क्या कहता है, लेमैन्स टर्म में समझिए। यह कहता है कि अगर सरकार कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, अगर सरकार एक्सपेंडिचर कम कर रही है, टैक्सेस बढ़ा रही है, या सरकार स्पेंडिंग ज्यादा कर रही है और टैक्स कम कर रही है, तो जो जनता है वो बेवकूफ नहीं है, वो समझदार है। उसको पता है कि सरकार ये क्यों कर रही है, कि आज टैक्स कम कर रही है, आज एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, कल को यही पैसा मेरे से टैक्सेस के थ्रू डिमांड करेगी। ये बात जनता को पता है, यही बात कहता है ये रिकार्डियन इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। मतलब क्या है, थोड़ा टेक्निकली समझ लेते हैं। अब मतलब यह है, इस प्रिंसिपल ने एक बात अज्यूम कर ली, क्या, कि जो जनता है वो पहली चीज तो टैक्स पे करती है। ये चीज यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है, इंडिया के केस में सारी जनता टैक्स नहीं पे करती। फिर जो टैक्सेस हैं वो नॉन डिस्टॉर्शनरी हैं और वो लंपसम के तौर पर कलेक्ट किए जाते हैं। इंडिया में लंपसम टैक्सेस नहीं कलेक्ट किए जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस हैं। टैक्स कलेक्शन अलग अलग मोड्स से होती है। फिर उसके बाद जो आपकी कैपिटल मार्केट्स है ना, वो परफेक्ट हैं, कोई फ्लॉ नहीं है। नो बोरोइंग कंस्ट्रेंट्स, इंडिया के अंदर कंस्ट्रेंट्स हैं। एफडीआई इनफ्लो के अंदर हमने फुल कन्वर्टिबिलिटी नहीं रखी हुई। जस्ट एन एग्जांपल, फ्यूचर फ्लोज ऑफ इनकम एंड फ्यूचर टैक्स लायबिलिटीज, ये सर्टन है। किसको पता है, अगली सांस का नहीं पता है। ये सारी चीजें अज्यूम करके रिकार्डियन इक्विवेलेंस प्रिंसिपल कहता है कि जो जनता है दे आर फॉरवर्ड लुकिंग कंज्यूमर्स who are also assumed कि उनको perfectly rational and perfectly capable decisions लेना आता है। और वो जनता जो है सरकार की फिस्कल चॉइसेस को भली भांति जानती है, उनसे कुछ नहीं छुपा। आप चुप चुपीते सरकार कोई भी डिसीजन लेगी तो उस जनता को सब पता है। जनता उसको, इसको कहते हैं प्रेमोनिशन, जनता उसको भांप लेगी, उस डिसीजन को भांप लेगी। और अगर आपने आज टैक्सेस कम कर दिए, एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं, जनता खर्चा करेगी। जनता जो है वो बहुत समझदार है, वो जनता जो है खर्चा कम कर देगी। ये कहता है रिकार्डियन इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। इसको अलग स्टैंड अलोन हमने समझना है, उस फ्लो में नहीं समझना है जो मैंने अभी तक समझाया। अब जब ये बात समझ आ गई कि आरईपी कहता क्या है, अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करके आगे समझते हैं कि इसका असर क्या होता है। क्राउडिंग आउट का फिनोमिना मैंने आपको पहले ही बता दिया, राइट। ये दोनों की दोनों चीजें एक बात है, वो ये अज्यूम करती हैं कि जो इकोनॉमी के अंदर सेविंग्स की सप्लाई है वो फिक्स्ड है, सेविंग्स में फर्क नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे फिस्कल स्पेंडिंग बढ़ती है वैसे वैसे डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स वो बढ़ती है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर अपवर्ड प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स डिस्करेज हो जाती हैं। ये बात कही जा रही है। ये कह क्या रहे हैं, दोनों के दोनों, क्राउडिंग आउट और आरईपी, कहते हैं कि अगर फिस्कल स्पेंडिंग बढ़ेगी उससे डिमांड बढ़ेगी, जनता डिमांड करेगी क्योंकि उनके हाथ में पैसा आएगा। डिमांड क्या करेगी कि हमें लोन दो, हमें लोन दो, हमें लोन दो। लोन्स जब उनकी डिमांड बढ़ेंगी तो ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसकी कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। तो उससे इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर अपवर्ड प्रेशर की, इंटरेस्ट रेट्स थोड़ी सी तो लिफ्ट ले जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिस्करेज हो जाएगी। क्यों प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों डिस्करेज हो जाएगी? कॉमन सेंस है भाई, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसलिए डिस्करेज हो जाएगी क्यों, क्योंकि
अब लोन लेना हो जाएगा महंगा। तो सरकार का पैसा खर्चना जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को दो प्रोंग्ड तरीके से कम कर सकता है। ये कहते हैं क्राउडिंग आउट और REP प्रिंसिपल वाले लोग। ये कहते हैं कि जब सरकार ही स्पेंडिंग बढ़ा देगी, एक तो तरीका ये है कि आप क्राउडिंग आउट कर रहे हैं, जब सरकार लोन लेगी इस खर्चे के लिए तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जगह नहीं मिलेगी कि वो लोन कहां से ले, एक तो ये हो गया। फिर रिकार्डियन इक्विवेलेंस प्रिंसिपल के तौर पे जब सरकार खर्चा करेगी तो उससे डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स ये बढ़नी चाहिए, ये अज्यूम कर रहे हैं आप। जनता लोन के लिए डिमांड करेगी तभी तो मोटरसाइकिल, गाड़ियां, ये सब चीजें खरीदेंगे आप। उसके बाद होगा क्या, इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर अपवर्ड प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, उसको अपवर्ड पुश मिलेगा। आफ्टर दैट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो कहेगी यार समोसे की टपरी लगानी थी, 10,000 लोन चाहिए था, पहले 4% था, अब 5% हो गया, रहने दो, छोड़ दो, अगली बार करेंगे। ठीक है, तो दैट वुड हैपन। नाउ अगर इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करें ना, मैंने जैसा कि पहले भी बताया, वहां पे सेविंग्स की जो सप्लाई है वो फिक्स्ड नहीं होती है। इनफैक्ट जैसे जैसे इनकम ग्रो करती है ना, ये भी एक्सपैंड करती है। और ये चीज आज तो मैं इतनी ही एक्सप्लेन कर पा रहा हूं, लेकिन जब 5वें चैप्टर तक आप मेरे साथ चलेंगे ना, जब दौड़ेंगे रादर, तब आपको पता चलेगा कि यहां पे ये असर क्या होता है। इनफैक्ट ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत भी ये कॉन्सेप्ट आता है। इनइक्वालिटी से रिलेटेड है ये बात, जहां पर आप, अगर आपकी इनकम, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं ताकि आप जुड़े रहें मेरे साथ। पॉइंट इज कि अगर सरकार की तरफ से या कैसे भी किसी भी रीजन से इकोनॉमी ग्रो करती है और वो इनकम ग्रो करती है एक इंडिविजुअल की अप टू $75,000 इंटरनेशनल US डॉलर्स, तो उसका असर जो है पॉजिटिव ही रहता है। आप सेविंग्स भी बढ़ाते हैं, आप कंजम्पशन भी बढ़ाते हैं, तो आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है और सेविंग्स भी बढ़ती हैं अप टिल दिस लेवल। इसके आगे की कहानी 2 चैप्टर्स के बाद। नाउ अब बात क्या है कि इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज के अंदर ना, जैसे जैसे इनकम ग्रोथ होती है वैसे वैसे सेविंग्स भी जो है वो एक्सपैंड करती हैं। ये बात समझते हैं क्यों? क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमीज दे आर जनरली ऑपरेटिंग बिलो अ फुल कैपेसिटी। मतलब ये कि आज अगर इनकम ग्रो कर रही है तो हम कुछ सेव भी एक्स्ट्रा करना चाहेंगे, उसमें से निकाल के थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देंगे, थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर देंगे, बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग ऑन फुल कैपेसिटी। फुल कैपेसिटी का मतलब ये होता कि 100 रुपए मेरी इनकम बढ़ी, चल भाई 100 के 100 इन्वेस्ट। दैट इज नॉट हैपनिंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जो कि डेवलपिंग स्टेट के अंदर है। फिर उसके बाद बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करें, वहां पे भी सिमिलर सिचुएशन है, जहां पे इंडिया के जैसे अगर आप पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं, उससे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर की जो प्रोपेंसिटी टू सेव एंड इन्वेस्ट दोनों बढ़ जाएंगी। एक चीज है वो ये कि प्राइवेट सेक्टर ये देखेगा कि यार रिसेशन आ रहा है, यार खर्चा करना खतरनाक है, वो देख सरकार खर्चा कर रही है, तू क्यों नहीं करता है, सेव भी करेंगे और उसी सेविंग से या अदरवाइज इन्वेस्ट भी करेंगे। सो ये जो रिकार्डियन प्रिंसिपल था और ये जो क्राउडिंग आउट वाला इंपैक्ट था, ये खत्म हो जाएगा। ये बात कह रही है ये पर्टिकुलर स्लाइड। निष्कर्ष में आपको बता दिया। नाउ स्टडीज हैव फाउंड नो एविडेंस कि जो क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो इसलिए है क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रही है। स्टडीज में ये बातें निकल कर नहीं आई, ये लोगों के जहन में बात है। ओवर द लास्ट 3 डेकेड्स इन इंडिया आफ्टर लिबरलाइजेशन, जब जब सरकार ने खर्चा किया तब तब हमारे यहां पर यह बात निकल कर आई कि कोई रिलेशन नहीं है। सरकार अगर खर्चा कर रही है तो क्या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी? ही ना चौल बे। नाउ अब जब हमें यह पता चल गया कि ना तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट का असर है, ना ही रिकार्डियन इक्विवेलेंस प्रिंसिपल का असर है, और बेसिकली जैसे जैसे ग्रोथ रेट बढ़ती है वैसे वैसे डेट सस्टेनेबिलिटी भी रोबस्ट हो जाती है और डेट टू जीडीपी रेशो डिक्लाइन कर जाता है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडिया का डेट का स्ट्रक्चर क्या है। 2 तरीके से देखेंगे, इंटरनल, एक्सटर्नल, स्टेट और सेंटर। नाउ बेसिकली इंडिया का जो पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो है, इट हैज बीन सिग्निफिकेंटली लो। अगर मैं वर्ल्ड काउंटर पार्ट्स, इकोनॉमिक काउंटर पार्ट्स की मैं बात करूं, चाहे वो OECD नेशंस हैं, चाहे ब्रिक्स नेशंस हैं, चाहे G20 नेशंस हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट
ओवरऑल डेट और पब्लिक डेट लेवल्स की बात करूं तो सिंस 2003 इट हैज सीन अ डिक्लाइन, और डिक्लाइन आने के बाद धीरे धीरे स्टेबलाइज हो गया 2011 के बाद से। एंड जो हमारा डेट पोर्टफोलियो है इसके अंदर वेरी लो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज को इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा ये अभी समझते हैं। पहली चीज तो ये कि हमारा एक्सटर्नल डेट जो है सिर्फ 2.7% ऑफ द जीडीपी है, मतलब हमने फॉरेन करेंसी से जो इंड्यूस्ड रिस्क आते हैं वो सिर्फ इतना परसेंट ही इंपैक्ट डाल सकते हैं। क्यों? ध्यान से देखो इस चार्ट को, ये पाई चार्ट ना बहुत अच्छी कहानी बयां कर रहा है। अगर मैं पहली चीज तो जनरल गवर्नमेंट पब्लिक डेट की बात करूं तो सेंटर का शेयर जो है वो 70% है, स्टेट्स का शेयर जो है वो 30% है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये शेयर डिक्लाइन कर रहा है, ये शेयर इंक्रीज कर रहा है, ये डेट टू जीडीपी रेशो की बात कर रहा है। सेंटर का शेयर बढ़ रहा है, सेंटर का शेयर कम हो रहा है, स्टेट्स का शेयर बढ़ रहा है। एज सिंपल एज दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं सरकार की, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के शेयर की बात करूं तो वो कहां से सोर्स कर रहे हैं ये डेट, ये बात समझ में आती है कि हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक हो गई एक्सटर्नल लायबिलिटी जो बाहर के कंट्री से उठा रहे हैं, एक हो गई हमारी इंटरनल लायबिलिटी जो कि हम इन सिटू अपने ही देश से उठा रहे हैं। कलर नोटिस करो जरा ध्यान से, ये जो है ये इंटरनल लोन है, ये जो है ये एक्सटर्नल लोन है। हमारी पूरी लायबिलिटीज का सिर्फ 6%, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, सिर्फ 6% है जो हमने बाहर से उठाया है। अब जब ऐसा है तो साफ सी बात है, जाहिर सी बात है कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कम हो जाएगा, बिल्कुल कम होगा। एक्सटर्नल डेट ही बहुत कम है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नाउ इंडिया का जो करंट डेट सिचुएशन है क्या वो सस्टेनेबल है? आगे की बात कर रहे हैं कि आप लोन ले लो, आप ग्रोथ की तरफ जाओ, ठीक है, लेकिन आज क्या हमारा डेट सस्टेनेबल है या नहीं है ये भी समझ लेना बहुत जरूरी है कि नहीं? तो इट इज सस्टेनेबल। मैं वर्स्ट केस सिनेरियो की भी बात करूं तो यहां पे इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि मान लो अगले 10 साल के अंतर्गत सिर्फ हम 4% से ग्रो करते हैं, 10 साल तक। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, इसको कहते हैं अनीमिक ग्रोथ रेट, कि भाई कमजोरी आ गई है। नाउ इसके मिड टर्म इंपैक्ट की भी बात करूं तब भी डेट सस्टेनेबिलिटी रहेगी। क्यों? हमारे पास जितना भी रिस्क आएगा दैट विल बी मॉडरेटेड बाय अ सपोर्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। हमारे पास एक रामबाण है जो कि आरबीआई है। आरबीआई इज प्रोएक्टिव एंड वो कभी भी ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं रिलीज करेगा जिससे कोई नुकसान हो। तो वो बहुत प्रोएक्टिवली बाय मंथली बेसिस पे मॉनेटरी पॉलिसी को मॉनिटर करते हैं, जिसकी वजह से कभी भी फॉरेक्स का घपला नहीं होगा, कभी भी ऐसा डर नहीं होगा कि हमें फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हमारा चला जाएगा। इनफैक्ट ये मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में और पिछले चैप्टर में भी बताया था कि समवेयर अराउंड 582 बिलियन यूएस डॉलर्स हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। और प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, इंटरनल एक्सटर्नल में सारा सॉवरेन नॉन सॉवरेन डेट मिलाकर अगर मैं बोलूं तो हमारी लायबिलिटीज आती हैं समवेयर अराउंड 556 बिलियन यूएस डॉलर्स। सब के सब लोन्स को आज के आज रिपे कर दोगे तब भी आपके पास कुछ पैसे बच जाएंगे। आरबीआई बहुत सोच समझकर गेम खेलता है। नाउ इवन इन दी एक्सट्रीमली वर्स्ट केस सिनेरियोज तब भी हमारा जो ये आईआरजीडी है ना, ये बहुत प्यारी सी टर्म है, अब आपको समझ आ गई होगी, अब आप खुल के इसके साथ बातचीत कर पाएंगे। ये तब भी नेगेटिव रहेगा इंडिया के लिए और हमारा डेट सस्टेनेबल रहेगा। अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब पॉलिसी इंप्लीकेशंस क्या होने चाहिए, सिर्फ सजेस्टेड मींस हैं, आप समझ लीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक आया है, इसकी वजह से डिमांड को एक नेगेटिव झटका लगा है। सब के सब जो हैं सिकुड़ कर बैठ गए हैं, पैसा कोई नहीं खर्च रहा है, जेब से पैसा निकालना कम कर दिया है जनता ने। गवर्नमेंट हैज बीन एक्सट्रीमली प्रोएक्टिव और यही काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी के मेजर्स को सरकार ने लॉन्च किया, जिसकी वजह से कितनी बार बनवाओगे भाई, ये ही चीज वी शेप्ड रिकवरी आ रही है। ओनली एन एक्टिव फिस्कल पॉलिसी विल हेल्प। आप अगर नॉर्मल बजटिंग की तरफ चले गए ना, जो ऑर्थोडॉक्स लोग कह रहे थे कि आप जो हो रहा है चलने दो, आप चुपचाप अपने नॉर्मल बजट की तरफ काम करते रहो,
that will not help. What you need is a proactive fiscal policy, one that recognizes कि जो risks आ रहे हैं from doing too little are more than the risks involved from doing too much. कि आप जरूरत से ज्यादा कर लो, रिस्क आएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वो रिस्क कुछ कम करने से जितना रिस्क आएगा उससे कम रहेंगे. ये बात कही जा रही है. सेकेंड चैप्टर इज पुशिंग फॉर a good and healthy economy using government spending. चाहे वो स्पेंडिंग डेट सस्टेनेबल डेट से ही क्यों ना आए, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए. आज अगर आपको लोन लेना है और आपको ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है तो आप करिए. सो दीज आर मेजर पॉलिसी इंप्लीकेशंस. अपार्ट फ्रॉम दैट, इट इज एक्सपेक्टेड कि जो IRGD है वो सिग्निफिकेंटली आगे कुछ समय के लिए नेगेटिव रहेगा. इसके दो फायदे हैं. पहला फायदा, ग्रोथ बूस्ट करेगा. दूसरा, मार्केट सेंटिमेंट भी बूस्ट करेगा. यहां आ गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को पुश मिलेगा कि हां सरकार खर्च रही है यार, मैं क्यों नहीं खर्च सकता. तीसरी चीज, ये आपको एक 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 चीज से ना कुशन देगा. जापान के अंदर एक चीज हुई थी जहां पे लो वेज ग्रोथ होनी शुरू हो गई थी. ये लो वेज ग्रोथ ट्रैप, ये मिडिल इनकम ट्रैप, इसमें जापान फंस गया था 20 साल तक. इस चीज से बचा जाएगा. नाउ दिस कुड जनरेट हायर पेइंग जॉब्स एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी अगर सरकार खर्चा करती है ज्यादा. अगर सरकार खर्चा कम करेगी तो ग्रोथ रेट तो वापस आ जाएगी, लेकिन वेज ग्रोथ नहीं होगी. सही मायने में आप मिडिल इनकम ट्रैप के अंदर फंस जाएंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी. एंड इसी के चलते सरकार ने एक मेजर जो इनिशिएटिव लिया वो यहां पे एनलिस्टेड है, एंड दैट इज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. एजेंडा क्या है? एम्बिशियस प्रोजेक्ट है. सरकार स्पेंडिंग बढ़ाना चाहती है. फिस्कल पॉलिसी जो है ये काउंटर साइक्लिकल है. प्रैक्टिकल फिस्कल रूल्स शुड बी फ्रेम्ड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. ऑर्थोडॉक्स इकोनॉमिस्ट की मत सुनिए, पॉल सैमुअलसन की बात मत सुनिए, आप सुनिए जॉन मेनार्ड केन्स की बात. काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी is going to be the next big thing, and this will give impetus to the growth as well as private sentiment as well. Now with that, let's end this lecture. I will be seeing you again in the upcoming lecture. So thank you guys for listening through this lecture. Have an amazing day ahead. Thank you. God bless.